विजेंद्र कुमार कुछ दिनों से काफ़ी परेशान चल रहे थे, लेकिन आज उनकी जो परेशानी थी, वो ज़्यादा ही खौफनाक रूप इख्तियार कर चुकी थी। जो कुछ दिनों से ये परेशान चल रहे थे, उसका एक कारण था कि लगातार बारिश हो रही थी। अब विजेंद्र सिंह किसान नहीं है, उनका तो शहर में एक बहुत ही बढ़िया मकान है। बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो डायरेक्टली ज़्यादा रेनफॉल से एडवर्सली इफेक्ट होता हो। तो फिर विजेंदर इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं इस भारी बारिश से, और आज खास तौर पर वो इतने परेशान क्यों हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि उनकी जो परेशानी है इतना खौफनाक रूप क्यों इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि आज काफ़ी दिन बारिश पड़ने के कारण और आज की भारी बारिश जो पड़ रही थी उसकी वजह से इनकी छत जो है वो चौने लग पड़ी थी। छत ऊपर से लीक होने लग पड़ी थी। शायद ड्रेनेज जो है वो सही तरीके से ठीक नहीं की गई थी, और उसकी वजह से पानी छत पर जमा हो गया था और वो पानी अब लीक कर रहा था। दिन का समय होता तो शायद किसी को भेज देते, खुद चले जाते, लेकिन रात का समय होने की वजह से वो ना खुद जा रहे थे और ना ही वो किसी को जाने दे रहे थे, यानी कि अपने बच्चों को। अब ये बात से इनकी जो बीवी है, पत्नी है, वो तिल मिला जाती है और वो कहती है कि आपको हो क्या गया, ऊपर क्या है? अरे पानी ही तो जो अड़ा होगा कुछ ड्रेनेज में, उसको निकालना है तो पानी सारा निकल जाएगा। पक्का घर होते हुए, पक्की छतें होते हुए हम इस हालत में हैं कि जो छत है वो लीक कर रही है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ऐसा भी क्या है ऊपर जो ना आप जा रहे हैं ना किसी और को जाने दे रहे हैं। विजेंद्र कहते हैं कि पागल तो मैं हूं नहीं, कोई ना कोई बात है इसलिए तो मैं जाने नहीं दे रहा, और जैसे तैसे करके ये रात मुश्किल से निकालो। कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाएगी, पानी भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर गए तो जो तंगी इससे कहीं ज़्यादा भारी नुकसान कर सकती है, इस छोटी सी तंगी से। अब इनकी बीवी, इनके दोनों बेटे इनको देख रहे थे और हजारों सवाल थे उनके मन में कि कौन, कैसी दिक्कत, क्या है ऊपर। वही दूसरी ओर बादल की गर्जना सबका दिल दहलाए जा रही थी। लेकिन बारिश तो तकरीबन सबको अच्छी लगती है, मौसम तो सुहावना हुआ ही था। ठंडी ठंडी हवा खिड़कियों से जो इनके शरीर को छू कर जा रही थी, इनसे ये अपने आप को काफ़ी राहत तो महसूस हो रही थी, लेकिन जो टिप टिप की आवाज़ आ रही थी छत से, वो इनको खासा परेशान कर रही थी। और वो भी उस पॉइंट पर जहाँ पर ये जाकर जस्ट कुछ ही मिनटों में उस समस्या का हल कर सकते हैं, लेकिन इनके पिताजी हैं, विजेंद्र जी हैं, जो कि ना खुद इस समस्या का हल करने जा रहे हैं और ना ही किसी को जाने दे रहे हैं। अब इनके बच्चे ये ठान चुके थे कि चलो ऊपर नहीं जाते, लेकिन कम से कम इस बात का तो पता लगेगा, या हम इस बात का पता लगाकर रहेंगे कि ऊपर क्यों नहीं जा सकते। अब शायद इनके पिताजी को बताना पड़ना था, और जो वो कारण था उसके बाद तो इनके बच्चे भी ये ठान चुके थे कि हम ये छोटी सी खेचल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस बड़ी विपदा को कभी भी नहीं झेलेंगे। इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, कई ऐसे सुहावने पल भी कुछ ऐसा दंश देकर चले जाते हैं जो आखिरी सांस तक याद रहते हैं, और ये भारी बारिश, हैवी रेन, उन्हीं में से एक है जो मुझे ताउम्र ना भूलने वाला गम देकर गई। ना ही सिर्फ मुझे, बल्कि इस मोहल्ले में कई ऐसे लोगों को। अब इनके बच्चे पूछते हैं कि बारिश तो पड़ रही है, पर घर की छत तो हमारी लीक कर रही है, अब इसका मोहल्ले वालों से क्या लेना देना। तो फिर इनके पिता बताते हैं कि बेटा, बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। उम्र रही होगी मेरी कुछ 18 वर्ष। अब इनके बेटों में से एक बेटा कोरिलेट करता है, 18 वर्ष मतलब जब दादाजी की डेथ हुई तब भी आप 18 वर्ष के थे? तो कहते हैं हाँ, मैं तब 18 वर्ष का था। तो ये इनका बेटा पूछता है कि मतलब इस चीज़ का लिंक दादाजी की मौत से है। अब
ये कहते हैं कि हाँ उनकी मौत से है। वहीं दूसरा बेटा कहता है कि जहाँ तक पापा मुझे पता है कि आपने बताया कि दादाजी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। तो पिताजी कहते हैं कि दुनिया की नज़रों में तो शायद हार्ट अटैक से हुई थी। अब फिर इनकी पत्नी सवाल पूछते हैं कि दुनिया की नज़रों में क्या कुछ और बात थी, क्या कुछ पापा ने सुसाइड किया था? तो इनके पिताजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब ये जो पहेली है ज़्यादा ही सस्पेंस का रूप धारण कर चुकी थी। सो अब सस्पेंस का रूप धारण कर ही चुकी है, सस्पेंस जाग ही गया आपके मन में, तो फिर आपको यहाँ पर टोकना सही तो नहीं है, लेकिन आप भी वो कार्य कीजिए ना जिससे मुझे थोड़ा सा थ्रिल मिले, यानी कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर बिल्डअप पसंद आया हो, और इसके साथ ही कमेंट में ज़रूर बताना जब किस्सा पूरा होगा। और एक छोटी सी एंडोर्समेंट है जो आप इस कट में सुनेंगे। ऐसा ही किस्सा है जहाँ पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला वो ही मरा। क्या जो हमारे किस्से का किरदार था उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया, और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयां किया? ये सब कुछ है जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। ये मेंबर्स ओनली है, जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोस लेकर आऊँगा, और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाए जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हटके और कहानियों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैंने बर्डन के तौर पर नहीं किया कि भाई आप सबको बर्डन होगा, आप 100 रुपये खर्चेंगे, 150 खर्चेंगे, मात्र 29 रुपये। इससे मुझे नेचुरली बात है फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मैं आपके जो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा एनहेंस करने में खर्च करूँगा। जो गियर्स हैं उन पर लगाने में, लाइक माइक की जैसे समस्या आ रही है, अब मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कईयों को समस्या है, तो मैंने महंगे माइक्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आने वाले समय में वो भी यूज़ करेंगे कैमरास पर, और जो भी लाइटिंग वगैरह पर ये सब कुछ खर्च होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि 29 रुपये जिसमें सिर्फ मुझे 17 रुपये ही मिलेंगे, बाकी गूगल खा जाएगा, यूट्यूब खा जाएगा, तो उससे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो पाएगा वो करूँगा। ये एक एंडोर्समेंट थी। अब हम चलते हैं किस्से की ओर। सो आई होप आपने जो ये एंडोर्समेंट थी सुन ली है, जो आपको कभी कभार सुनने को मिला करेगी। अब इनके पिता कहते हैं कि उस दिन भी बहुत बारिश पड़ रही थी। ना ही सिर्फ उस दिन बल्कि उससे कई दिन पहले बारिशें पड़ रही थी, जो शुरू में तो हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके बाद हमारे लिए वो परेशानी का सबब बन चुकी थी। ये जो तुम छत देख रहे हो ना, ये तो पक्की छतें हैं। तब हमारी जो छत थी वो कच्ची होती थी, मतलब कच्ची नहीं, जैसे मैंने कहा वो बालों की छत होती है, पंजाबी में उसको बालों की छत कहते हैं, जिसमें लकड़ के जो रोड्स होती हैं लकड़ की, उसके ऊपर ईंटें रखी जाती हैं और ऊपर या मिट्टी होती है, यहाँ फिर प्लस्तर किया जाता है। तो कुल मिलाकर वो लेंटर नहीं होता, छत होती है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये छत भी लीक कर रही है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा करती थी, वो जगह जगह से लीक करती थी। और यही हाल हुआ था उस खौफनाक, उस मनहूस रात को भी। आज जो ये तुम घर देख रहे हो, उनमें से कई ऐसे घर हैं जो अब हमारे जो घर के बराबर हैं। इनका घर जो है वो 2 मंजिला था, और ये दूसरी मंजिल पर ये रहते थे। तकरीबन सारे घर थे जो वो 1 मंजिला थे। अब कई घर तो कुछ 3 मंजिला भी हो चुके हैं समय के साथ साथ। लेकिन तब इस मोहल्ले के, इस एरिया में सबसे ऊंचा घर इनका होता था। ये बारिश जब हो रही होती है, तब ये जब 18 वर्ष के थे विजेंदर,
तो जब छत बहुत ज़्यादा लीक करने लग पड़ी तो इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा एक काम कर, ऊपर जा, मुझे लगता है कि ड्रेनेज में कुछ अड़ गया होगा, इसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया और छत बहुत ज़्यादा लीक कर रही है। अब हम नीचे गए तो नीचे हुमस बहुत ज़्यादा, ऊपर फिर भी हवा थोड़ी सी चल रही है, अब सोना तो हमने ऊपर ही है। अब इनके पिताजी यानी कि विजेंदर जी जाते हैं ऊपर की तरफ और अम्ब्रेला यानी छतरी लेकर जाते हैं, टॉर्च हाथ में होती है और इधर उधर देखने लग पड़ते हैं कि भाई जो ड्रेनेज है वो उसके आसपास जो कूड़ा करकट है उसको मैं साफ करूं। लेकिन अब जब ये साफ कर रहे होते हैं ना तो इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई इनके पीछे खड़ा हुआ है, या फिर जल्दी ही इनको ये आभास होता है कि खड़ा हुआ नहीं है, खड़ी हुई है, क्योंकि इनको अपने बिल्कुल साइड पर ऐसा लगता है कि कुछ बाल हैं जो लहरा रहे हैं और किसी पायल की आवाज़ आ रही है। और जैसे ही बिजली कड़कती है तो इनके अपने बिल्कुल सामने परछाई दिखती है, इनके पीछे कोई खड़ी है जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा लहरा रहे हैं। इनका तो सारा तन बदन कंपकपा जाता है, पीछे देखने की इनकी हिम्मत होती नहीं है। ये धीरे से आगे चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी सी आंखें ऊपर करके देखते हैं कि इनके घर से कुछ ही दूर एक घर पर जो बनेरा होता है वहां पर कोई बैठी हुई है। हूबहू वैसी ही शख्सियत इनको देखने में दूर लग रही थी जैसे कि इनके पीछे खड़ी थी, बाल उसके वैसे ही लहरा रहे थे। जैसे ही बिजली की गर्जना पड़ती है तो चमक से ये नोटिस करते हैं कि कोई वहां पर बैठी हुई है। अब तो इनको ये समझ नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। हालांकि इन्होंने अपनी माँ से कई बार सुना था कि जब ऐसी तूफानी रातें होती हैं, ऐसी तूफानी बारिश होती है तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उड़कर, यानी कि जो हवा, ऊपरी हवा होती आ जाती है। इन्होंने समझा कि ऐसी होगी, लेकिन फिलहाल तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हुई थी। ये जल्दी से भाग जाना चाहते थे नीचे की ओर, लेकिन डर के मारे तो इनके पाँव चल ही नहीं रहे थे। वहीं दूसरी ओर शायद अभी इन्होंने यहाँ तक ही नहीं बल्कि और कुछ भी देखना था, काफी कुछ। अब ये जहां पर नजर घुमा रहे थे इनको वही औरत दिखाई दे रही थी, कहीं जगह 2 घर छोड़कर, कहीं जगह 3 घर छोड़कर। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाते हैं और नीचे भागते हैं। ड्रेनेज का काम तो पूरा ना हो सका, लेकिन ये जल्दी से जब भाग के नीचे जाते हैं और अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाते हैं। डर तो वो भी काफी चुके थे, लेकिन साथ के साथ ही कहते हैं कि शुक्र है बेटा कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैंने जैसे कहा ना, ये ऊपरी हवा होती, कोई बात नहीं, अब जल्दी से बत्तियां बुत्तियां बंद करो, खिड़कियां भी बंद करो और सोने की तैयारी करो। अब ये तीनों जाने सो जाते हैं, लेकिन सुबह सिर्फ 2 जाने उठते हैं। इनके घर में मौत का मातम छा चुका था। इनके पिताजी रात को सोते हुए ही सदा के लिए सो गए, लेकिन ये मातम सिर्फ एक घर का नहीं था। कुछ ही देर में इनके पास के घर से भी रोने की आवाजें आने लग पड़ी, फिर 2 घर छोड़कर भी रोने की आवाजें आने लग पड़ी, फिर सामने वाले घर से भी रोने की आवाजें आने लग पड़ी, कुछ दूरी पर 4-5 घर छोड़कर भी रोने की आवाजें आने लग पड़ी। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर उस मोहल्ले के 16 घरों में 16 मौतें हुई। हर एक कोई ना सिर्फ हैरान था, दुखी था, बल्कि वो तो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा था कि रातों रात ऐसा भी क्या हुआ जिससे इन सभी ने सुबह का सूरज देखा ही नहीं। एक आधा केस ऐसा हो तो समझ में आता है, लेकिन जब इतने केस हुए तो डॉक्टर्स की टीम आई, पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया और सब में सिर्फ एक ही कॉमन चीज कि सबको हार्ट अटैक आया और सबकी मौत का समय भी लगभग एक समान, 19-21 का फर्क। अब कुछ दिन बीतते हैं, सारी जो रस्में क्रियाएं होती हैं, तो इनके जो पिता हैं यानी कि विजेंदर जी दिन के टाइम पर छत पे जाते हैं। फिर वो एक चीज नोट करते हैं, वही चीज इनकी आंखों के सामने आ रही थी, वही चुड़ैल, वही प्रेतने। और वो नोट क्या करते हैं कि उन्होंने जिस जिस घर की छत पर उसको देखा उसी उसी घर में मौत हुई। ऐसा भी कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ इनका वहम था या फिर सटीक बिल्कुल इनकी जो कह सकते हैं कि तीर निशाने पर था? जी हाँ, क्योंकि जिस जिस घर में भी इनको नजर आई थी मौत तो उसी उसी घर में हुई थी, इनका घर मिलाकर। यही कारण था कि ये उसके बाद
ना ही ये रात को छत पे जाते थे, बल्कि इनको अब तो बारिश भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बारिश लील चुकी थी एक ही मोहल्ले में 16 जानों को, जिनमें इनके पिता भी शामिल थे। और आज इसी वजह से ये अपने बच्चों को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे कि अगर वो फिर से नजर आ गई। इनको अपना तो डर नहीं, लेकिन क्या वो सिलसिला फिर से दोहराया जाएगा? क्या शायद मेरे ऊपर जाने से वो चीज़ अट्रैक्ट हुई और इतनी मौतों का कारण बनी? ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो दोबारा इस चीज़ का रिस्क ले नहीं सकते, और शायद जो उन्होंने किया अच्छा किया। होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। आमतौर पर हमारे साथ ज़िंदगी में एक आधी बार ज़रूर होता है कि हमने कई बार बुकिंग ऑनलाइन ख़ास तौर पर या किसी एजेंट के द्वारा कुछ और कराई होती है, और हमें बदले में उसके जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है कुछ और मिलती है, यानी उससे डाउनग्रेडेड मिलती है। हमें गुस्सा तो बड़ा लगता है, लेकिन मजबूरी जो होती है वो मजबूर कर देती है कि हम उस प्रोडक्ट या सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी होटल में गए हैं तो हमने फ़ोटोज़ को देखकर होटल तो बुक करा लिया, लेकिन जब हमने बुकिंग कराने के बाद, पेमेंट करने के बाद वही कमरे में देखा तो वो कमरा वैसा था ही नहीं जैसा होना चाहिए था। चाव-चाव में ओएलएक्स से मोबाइल की पेमेंट भी कर दी कि मोबाइल बड़ा अच्छा है, कहीं हाथ से निकल ना जाए, लेकिन जब देखा तो उसमें 100 कमियाँ थी। अब हम पेमेंट वापस लेंगे तो वो कहेगा भाई क्यों, एडवांस दे दी है, वापस नहीं होगी, नुकसान होगा। ऐसे ही कई चीज़ें। ऐसा ही हुआ जो आज के हमारे किरदार हैं उनके साथ, विनय, उज्जवल और कुणाल, तीनों दोस्त। आज से कुछ 8 साल पहले इन तीनों ने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की। ये स्टार्टअप कंपनी जब इन्होंने ज्वाइन की तो तब उस समय कुल मिलाकर इनको 15 जाने थे उस कंपनी में, इंक्लूडिंग बॉस, एचआर वगैरह सब कुछ, छोटी सी थी। लेकिन कुछ ही समय में जो इनके टारगेट्स थे वो ओवर अचीव हुए, और इतने अच्छी परफॉर्मेंस हुई कि इन्होंने प्लान किया कि भाई हम करेंगे छुट्टियाँ, क्योंकि बॉस भी बीच में था। तो 3-4 छुट्टियों का इन्होंने प्रोग्राम बनाया, और इन्होंने कहा कि होटल बुक नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि फार्म हाउस बुक करेंगे, बड़ा सा फार्म हाउस बुक करेंगे, और वहाँ पर जो होता है बावर्ची वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है, मतलब खाने वगैरह का देख लेंगे, भाई बाहर से मंगा लेंगे, लेकिन हम पूरा एंजॉय करेंगे, स्विमिंग पूल होगा, सब कुछ होगा। और ये सभी मेल थे, तो इनको ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं था कि फीमेल हो तो उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी हो, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, हम ऊटी की तरफ एक फार्म हाउस बुक कराते हैं बड़ा सा। तो ये बात तब की है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी साल हो गए, तब बहुत ज़्यादा जो ये ओयो वगैरह तो तब शायद आया भी नहीं था, और ऐसी सर्विसेज जो होती थी उनकी ऑनलाइन बुकिंग फ़ोन के द्वारा ही होती थी कि भाई किसी एजेंट को फ़ोन किया, वो फ़ोन मतलब बता देता था, सारा सब कर देता था। तो यही कुछ था। तो फिर जिम्मेदारी जो थी वो मिली उज्जवल को कि भाई आप सारा देखिए, जो भी पेमेंट वगैरह का सारा आप कीजिए, तो अच्छे तरीके से आप किसी एजेंट को पकड़िए। इनकी नॉन में था, कोई फ्रेंड था, उससे बात की, आगे उसका कोई नॉन था एजेंट, उससे बात की, तो उसने एक फार्म हाउस की फ़ोटोज़ वगैरह भेजी जो देखने में काफ़ी लैविश था, रेट भी ठीक ठाक था, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी वगैरह भी थी, काफ़ी अच्छा इनको लगा। इन्होंने बुक कर लिया। कुछ समय बाद उसने गूगल मैप भेज दिया कि यहाँ पे आप इतनी तारीख को इतने बजे, जितने बजे का टाइम था वहाँ पे पहुँच जाना। गए काफ़ी खुशी से, घूमने फिरने की खुशी, टारगेट अचीवमेंट्स का एक जोश पूरा। लेकिन रात के समय में जब ये फार्म हाउस पर उस लोकेशन में पहुंचे, पहले तो इनको लगा कि शायद गलत लोकेशन दे दी है, क्योंकि जो फार्म हाउस की फ़ोटो इनको दिखाई गई थी ये तो बिल्कुल इससे इधर उल्ट, देखने में बिल्कुल उजाड़ सा, पेंट उतरा हुआ, लाइट कोई जल नहीं रही, ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी समय से ये बंद है। अब ये फ़ोन करते हैं उसको, एजेंट को। पहले तो वो एजेंट फ़ोन उठाता ही नहीं है, लेकिन जब वो उठाता है तो वो कहता है कि सर सॉरी, एक्चुअली वो कोई बड़ी हमारी ख़ास पार्टी थी, उसने दूसरा फार्म हाउस बुक करा लिया, लेकिन आप चिंता ना करें, इसकी जो फ़ीस है वो भी आधी है, मैं आधी आपको फ़ीस अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है, बस उसमें कुछ नहीं है सर, ऐसे देखने में लग रहा है, आपने एंजॉय करना है, आपने कौन सा उसकी बाहरी दीवारों को देखना, आप अंदर जाके देखिए ये वो। अब इनकी फ़ोन पर काफ़ी बहस होती है, लेकिन अब ये फंस चुके थे, क्योंकि सफ़र जो ये तय कर आए थे, 7-8 घंटे का सफ़र था इनकी लोकेशन से, और अब ये वापस तो जाने से रहे, और रात के समय में होटल ढूंढेंगे तो उसका अलग से खर्च, पेमेंट उसको सारी कर चुके थे गलती से।
उसकी वजह से अब ये पेमेंट भी जाती रह सकती थी। भाई हमने तो आपको प्रॉपर्टी चेंज कर दी थी, आपने नहीं माना। गुस्सा तो इनको काफ़ी था, लेकिन ये सोचा कि अब इनके बॉस ने कहा कि भाई अब मूड ठीक कर अपना, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, इसको देख लेंगे, इसकी ऐसी की तैसी। जो ये सिक्योरिटी गार्ड था जब उस पर खड़ा था और वो दरवाज़ा जब खोलते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड सबको चेक इन कराने के बाद कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ। वो कहते हैं भाई कहाँ पे जा रहे हो? कहते हैं भैया आप इतने जाने हो, 15 जाने हो, मेरी रात की ड्यूटी नहीं होती। अब ये फिर गुस्से से फ़ोन करते हैं कि भाई रात की ड्यूटी नहीं होती। हम उसको एजेंट को फ़ोन करते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत है। अब एजेंट का फ़ोन नंबर आ रहा था बंद। अब तो इनकी जो दिमाग है वो तो बिल्कुल सरका जाता है कि भाई एक बार सामने मिल जाए तो फिर देखेंगे, क्योंकि ना ही कोई कुक वगैरह था। ये तो गनीमत थी कि ये खाना वगैरह खाकर भी आए थे, कुछ हार्ड ड्रिंक्स लेकर आए थे, साथ में स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे ऑलरेडी, कि भाई इतनी रात को शायद हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना हो, तो चलो आज के रात तो हम जैसे तैसे खुद का करके गुजारेंगे, तो शायद इनका बचाव हो गया। लेकिन अब ये सिक्योरिटी गार्ड था, अनजान जगह, तो फिर भी ये सोचते कि भाई हम 15 जाने हैं, कोई ऐसी बात नहीं, जा तो कोई गल नहीं, कल देखते हैं, कोई बात नहीं, कल देखते हैं। जैसे तैसे करके इन्होंने एडजस्ट तो कर लिया था कि ये चलो ठीक है जी, फार्म हाउस में एंटर हमने कर लिया, ठीक है देखते हैं। लेकिन जब ये रूम्स में जाते हैं तो बस इनकी तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। जितना बेकार बाहर से फार्म हाउस लग रहा था उससे ज़्यादा बेकार वो रूम थे। अब सिक्योरिटी गार्ड वैसे अपना नंबर दे के चला गया था कि इनकेस कोई इमरजेंसी होती है तो मुझे फ़ोन करना, लेकिन वो सोच रहे थे कि भाई सिक्योरिटी गार्ड क्या कर लेगा, रातों रात थोड़ा ठीक कर लेगा। चलो ठीक है भाई, हम जैसे तैसे टाइम गुजारते हैं, बाद में सुबह तो भाई हम तो चेकआउट करेंगे, उसको कहेंगे सारी पेमेंट सेंड कर, हम इस बेकार फार्म हाउस में रुकने नहीं वाले। वैसे जो ये इनका काम था कोई और करने वाला था, इनको इतनी खेचल करनी नहीं पड़नी थी इसकी वजह से। स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। अच्छी बात ये थी भूगोल इनके कि जो स्विमिंग पूल था वो ठीक था, साफ सुथरा पानी था। अब तो बस ये उतारते हैं कपड़े सारे और जल्दी से स्विमिंग पूल की ओर छलांग लगाते हैं। उज्जवल और कुणाल ये दोनों बड़े पक्के दोस्त थे, हालांकि विनय भी था, लेकिन ये दोनों बड़े पक्के दोस्त थे। अचानक उज्जवल का ध्यान एक पेड़ की तरफ जाता है जो बेसिकली काफ़ी बड़ा पेड़ था। हालांकि वो बरगद वगैरह का पेड़ नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था शायद आम का पेड़ था, कौन सा था, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ था और उनको उस पेड़ पर कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा था कोई बाल जैसे कुछ लटके हुए हैं। थोड़ा सा डरते हैं उज्जवल, कुणाल को कहता है भाई वो देख वो क्या है। बाकी सारे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। तो ये दोनों स्विमिंग पूल से बाहर जाते हैं, उस पेड़ की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं। अंधेरा होता है, सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दो आंखें जैसी चमकते नज़र आ रही थी। थोड़ा सा डरते हैं और ये कहते हैं यार हमें क्या लेने देना, कोई जानवर जुनवर होगा, छोड़ पर रहने दे। उज्जवल मुड़कर कहते हैं कि चल ठीक है भाई, हमें क्या लेने देना, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। वैसे भी हम यार स्विमिंग पूल में करते हैं, एंजॉय करते हैं, पानी अच्छा है तो थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर हम ना स्मोकिंग करने चलेंगे साइड पे। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो पीछे तो कुणाल होता ही नहीं है। ये इधर उधर घूम के देखते हैं कि कुणाल गया कहाँ पे। अचानक इनका ध्यान जो है छत के ऊपर जाता है, तो वहां पर कुणाल इनकी तरफ देख रहा था, उस पर लाइट पड़ रही थी। अजीब से इनकी तरफ देखकर हंसे जा रहा था और सिगरेट पी रहा था। इनकी तो देखकर हालत खराब हो जाती है कि भाई ये क्या चीज है। कुछ ही सेकंड्स में कुणाल ने कपड़े भी पहन लिए और वहां पर पहुंच गया और स्मोकिंग भी करने लग पड़ा। ये इसको गाली निकालते तेरी ऐसी की तैसी। कुछ समय के लिए तो ये दिमाग से इनके निकल ही जाता है कि इतनी जल्दी पहुंचा कैसे। ये जल्दी से कपड़े पहनते हैं और छत पर चले जाते हैं। अब ये छत पर जाकर कुणाल को कहते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, यहाँ पर तो इतनी जल्दी पहुंचा कैसे, पहले ये बता। कुणाल इनकी तरफ हंस के कहता है कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उज्जवल। तो उज्जवल को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि आज तक कुणाल उसको उज्जवल इतनी मतलब रेयरली कहता था, उज्जवल भाई बोलता था या सिर्फ भाई बोलता था। अब उज्जवल के पॉकेट में सिगरेट थी, कहता चल ठीक है भाई कोई बात नहीं, तूने नहीं बताना सिगरेट तो ना बता। उज्जवल स्मोकिंग करनी शुरू कर देता है, उससे हल्की फुल्की बातें कर रहा होता है। यार वो चीज़ थी क्या, मतलब मुझे पेड़ से मैं देखता हूँ ऊपर से शायद नजर आ जाए, लेकिन सही तरीके से नजर नहीं आ रही। तेरा क्या मानना, क्या कोई वो उल्लू उल्लू टाइप कोई जानवर था? तो कुणाल कहता है कि हो सकता है यहाँ पर रहते हो, या तुम आज ना सब परेशान बहुत कर रहे हो।
मुझे पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उज्जवल कुणाल की तरफ हंस के कहता है, जी मालिक, आप तो इस फार्म हाउस के मालिक हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा तो कहिए, हम सबको जाने का आदेश दे सकते हैं। तो कुणाल कहता है कि अगर कह दोगे तो अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिसके लिए अच्छा हो सकता है बुरा भी उसके लिए हो सकता है। मेरे लिए क्या ही तुम बुरा कर लोगे, मेरा तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। यहाँ उज्जवल दो बातें नोट करता है। कुणाल कभी ऐसी बहकी बहकी बातें करता नहीं, पीता वो था नहीं, ना ही उसने पी थी। दूसरी ओर अब कुणाल और उज्जवल, जैसा मैंने कहा कि कुणाल तो पहले से सिगरेट फूंक रहा था, उज्जवल कुछ समय बाद वहां पर आया और वो भी सिगरेट स्मोक करने लग पड़ा। उसकी सिगरेट तो बस अब खत्म होने वाली थी, लेकिन कुणाल की सिगरेट तो वैसी की वैसी थी जैसे कि अभी सिर्फ शुरू हुई होती है। उज्जवल ये चीज नोट कर रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा डर भी रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है। खैर, वो बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन कुणाल एक ही बात पर अड़ा था कि यार इसको, इन सबको कहो ना कि इंसानों की तरह बिहेव करे, इंसान है तो इंसान ही रहे, क्यों जानवर बन रहे हैं। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर कई जानों को परेशान कर रहे हो। उज्जवल आसपास देखता है, वो देखता है भाई आसपास तो इस फार्म हाउस के अलावा कुछ है ही नहीं है। वो दूर एक फार्म हाउस है, वहां पर भी लोग हल्ला गुल्ले मचा रहे हैं। वो कहता है यार परेशानी हो रही है उज्जवल, अभी भी वक्त है। इतने में उज्जवल की जो सिगरेट है वो खत्म हो जाती है। वो नीचे फेंकता है, उस पर जूते से उसको मसलता है। अचानक से जैसे ही उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है, यानी कि कुणाल की टांगों की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि उसके तो पाँव ही नहीं है, वो तो जैसे हवा में लेविटेट कर रहा है। उज्जवल यहाँ पर समझदारी दिखाता है, वो दोबारा कुणाल की तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसको ये पता लग चुका था कि कुणाल तो है ही नहीं, ये कुणाल है ही नहीं। वो जल्दी से बस बिना पीछे मुड़े हुए भागता है नीचे, भागता गिरते पड़ते स्विमिंग पूल के पास जाकर गिर जाता है। उसको देखते हैं जैसे ही सारे फटाफट भाग जाते हैं, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। लगभग लगभग वो बेहोश तो हो ही चुका था। पानी की छींटें मारी जाती है, उसको उठाया जाता है कि भाई क्या हो गया तेरे, तुझे क्या हो गया, बता तो सही। वो जैसे ही कुणाल को देखता है, जो जिसने सिर्फ अंडरवियर डाला हुआ था, पानी से भीगा हुआ था, उसको देखकर तो चीख निकल जाती है, इससे दूर, इसको दूर करो मेरे से, इसको दूर करो। कुणाल कहता है, अरे उज्जवल भाई क्या हो गया, भाई क्या हुआ तुझे, मैंने क्या कह दिया। अब उज्जवल दो बार जब सुनता है उज्जवल भाई, उज्जवल भाई, वो जल्दी से कुणाल के टांगों की तरफ देखता है, उसके पैर बिल्कुल सही सलामत थे। तो वो रोने लग पड़ता है, कहता है कि भाई ये जगह ठीक नहीं है। इतने में उसका बॉस भी भागा भागा आता है, डरता हुआ, बहुत डरा हुआ था। वो जब देखता है कि मजमा लगा हुआ, वो कहता है क्या हुआ, क्या हुआ। वो फिर सारी बात बताते हो, कहता है भाई जल्दी अभी इसी वक्त इस जगह से निकलो, अब नई कहानी शुरू होगी। एक तरफ उज्जवल गिरा पड़ा हुआ है जो अपना कुछ बताने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर उसका बॉस भी भागा भागा है। वो कह रहा है क्या हुआ सर, क्या दिक्कत होगी। कहता दिक्कत यार, यहाँ पर 110% कुछ गलत है, पैरानॉर्मल है। तो पूछते हैं भाई क्या हुआ। कहते हैं कि मैं अपने रूम में था, मैंने सोचा कि मैं अंदर शावर लूंगा, मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। उनको डर लगता था, उसमें तैरना तो आता नहीं था, वैसे भी डर लगता था। ये कहते हैं कि मैं अपने कमरे में जब अनड्रेस कर रहा था बाहर, तो मुझे अंदर वॉशरूम में ऐसा लगा कि किसी ने शावर ऑन किया। अब बिल्कुल मुझे क्लियर कट शावर की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई होगा अंदर, लेकिन मैंने जब देखा तो दरवाजे के बाहर उसको कुंडी लगी हुई थी वॉशरूम के। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर शावर जो है बिल्कुल सूखा हुआ था, यानी गलती से भी नहीं चला था, पानी गिरा ही नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल शावर की थी। खैर, मैंने सोचा कि मुझे गलती लग गई होगी, इसलिए मैं नहाने लग पड़ा। अब जब नहा के मैंने दरवाजा खोला वॉशरूम का, तो बाहर रूम की बत्ती बंद थी, और मुझे 101% यकीन है कि वो बत्ती मैंने चलती हुई छोड़ी थी और दरवाजा दूसरी तरफ अंदर से बंद था, कोई और आया नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, वॉशरूम का दरवाजा बंद किया। अचानक से मुझे याद आया कि कंघी तो मैं भूल ही गया अंदर, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वॉशरूम की बत्ती बंद थी। अब ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुझे 101% याद है कि मैंने उसकी बत्ती बंद नहीं की थी। ये हुआ। उसके बाद फिर बॉस को बताया गया कि उज्जवल के साथ ये हुआ।
फिर फ़ोन किया गया सिक्योरिटी गार्ड को। सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन उठाया, उसको कहा कि भाई जल्दी से आया, इमरजेंसी है। अब सिक्योरिटी गार्ड आया, कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद उसको ये सारी कहानी बताई। उसने कहा कि भाई नाम ना छापने की शर्त पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो जगह है ये भूता जगह है। यहाँ पर एक रेतों का परिवार रहता है जिसको कोई हल्ला हुल्ला पसंद नहीं है। अगर कोई फैमिली आराम से आए, अपना खाए पिए सो जाए तो ये उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर कोई हल्ला गुल्ला मचाती है तो ये उनको परेशान करते हैं, जैसे आपको किया। अब भाई मेरी ड्यूटी है, मैं आपको डायरेक्ट तो कह नहीं सकता था। बस ये बात सुनने की देर थी, इन्होंने अपनी गाड़ियां निकाली और वापसी का रुख इख्तियार किया कि भाई हम तो रुकेंगे, इस जगह पे नहीं रुकेंगे हम। ऐसा भी हो सकता है, अब जिसकी जगह पहले से है रूल भी उसके चलेंगे। सो खैर, आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, साथ के साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि किस्सा कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। विवेक अपने मामा जी के साथ औरंगाबाद से कुछ ही दूरी पर इनका एक कस्बा है, वहां से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते इनका जो ध्यान है वो एक इमारत पर पड़ा जो देखने में काफी बड़ी लग रही थी, लेकिन थी खंडर। हालांकि जो ये इलाका था बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं था, और इस इलाके में इस तरीके की इमारत जो किसी ज़माने में काफ़ी आलीशान रही होगी, और ये उसकी हालत देखकर उनको लगता है कि भाई ये किसकी प्रॉपर्टी है, और जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होने के बाद इसको छोड़ा कैसे। और साथ के साथ ही उनको एक चीज़ नज़र आई कि उस बिल्डिंग के एक बिल्कुल कोने में जहाँ पर कमरे थे या कमरे हैं अभी भी, उनमें से एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ निकला हुआ है, उनकी दीवारों को चीरता हुआ, जैसे कि शायद कमरों ने उस पीपल को पहले काट कर कमरे बने थे और बाद में पीपल ने अपना जो जगह है उसको दोबारा से क्लेम कर लिया। जब ये सारा सीन देखते हैं ये, तो इनसे रहा नहीं जाता। ये पूछते हैं अपने मामा जी से कि मामा जी, ये भला बिल्डिंग जो है इतनी अच्छी है और मतलब ये इतनी खंडरनुमा क्यों है? तो इनके मामा जी कहते हैं कि बेटा खंडरनुमा है, बस इसका इतिहास ऐसा है कि एक बार इसको आबाद करने की कोशिश की गई बड़ी अच्छी नीयत से, लेकिन उसके बाद फिर से खंडर हो गई, आज से कुछ 40 साल पहले। अब इनके मन में कौतूहल आता है कि भाई आज, अच्छा अभी 40 साल, लास्ट इसकी जो यहाँ पर बसावट थी वो 40 साल पहले हुई थी, उससे पहले भी ये खंडर थे। इसके मामा जी कहते हैं हाँ जी ऐसे ही था। तो फिर पूछते हैं कि क्या बात है, क्या दिक्कत है इस बिल्डिंग में? वो कहते हैं कि चलो पहले तुम्हें मैं किस्सा बताता हूँ कि हुआ क्या था 40 साल पहले वाला याद है, उससे पहले वाला हमें पता भी नहीं है क्या, जो हमने सुना है अपने बाप दादा से 40 साल पहले वाला, कि ऐसे ही ये खंडर बिल्डिंग थी, अनक्लेम्ड बिल्डिंग थी। तो एक बड़े समाज सेवी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ये एक अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा का संस्थान, इसको सारा रेनोवेट करके बनाएंगे। काफ़ी अच्छे कमरे थे, प्राइमरी शिक्षा बच्चों को देंगे, जो मतलब बच्चे बिल्कुल ही नहीं जा सके, अनाथ आश्रम वाले हो गए, बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे जिनकी उम्र कुछ 5, 6, 7 साल के आसपास होंगी, उनको धार्मिक शिक्षा थोड़ी बहुत देंगे, सनातनी, और उसके अलावा थोड़ी बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में नरिश करके फिर बाकी स्कूलों में उनको करेंगे। अच्छी सोच थी इनकी। अब जब सारा जो बिल्डिंग है उसको रेनोवेट कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत स्कूल की शक्ल दे दी जाती है, तो फिर उसके बाद इसमें उद्घाटन के लिए एक बड़े ऊंचे पहुंचे हुए पंडित जी को बुलाया जाता है। अब जब पंडित जी वहां पर जाते हैं तो जाते ही उनकी जो नज़र है एक जगह पे जाती है, उस बिल्डिंग के कोने में। वो पंडित जी देखकर कहते हैं वेद प्रकाश जी को, जिन्होंने ये समाज सेवी थे, कि वेद प्रकाश जी आपने ये जगह जो है इसके पहले बिल्कुल मुआयना किया था? तो वेद प्रकाश जी कहते हैं कि हाँ पंडित जी, मतलब ऐसे बस थी तो हमने कौन सा इस पर कब्जा किया, बस एक अच्छी नीयत से। तो पंडित जी कहते हैं कि वेद प्रकाश जी अच्छी नीयत से तो आपने किया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो जो कमरे हैं ना वहां पर कोई ना जाए। तो वेद प्रकाश जी कहते हैं पंडित जी कुछ खासा वजह? पंडित जी कहते हैं बस मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ पर कोई जाए ना, आप तो वहाँ पर कुछ ऐसी बोर्ड लगा दीजिए, कुछ कर दीजिए। अब बोर्ड बच्चों को थोड़ा समझ आते हैं। धीरे धीरे जब बच्चे आने शुरू हुए, उनमें से एक बच्चा था
जो कुछ अलग अलग रहता था और वो कुछ समय के लिए गायब भी होता था। अब वो कहाँ गायब होता था उसका पता बहुत जल्दी चलने वाला था, क्योंकि एक बार उस स्कूल के बरामदे में हवन यज्ञ हो रहा था। वो पंडित जी तो नहीं आ सके थे, वो कहीं किसी काम से बाहर गए थे, और उनका बेटा था वो कर रहा था। सारा जो हॉल था, जितने बच्चे थे, जितने शिक्षक थे, वेद प्रकाश जी सभी बिल्कुल आराम से सुन रहे थे मंत्रों की ध्वनि को जो उनके पंडित जी के बेटे बोल रहे थे। अचा अचानक से उनके आवाज अचानक से उनके मंत्रों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर एक मंत्रों की आवाज आने लग पड़ी। कोई बिल्कुल हूबहू वैसे ही मंत्र जपे जा रहा था जैसे वो पंडित जी के बेटे जप रहे थे। जैसे ही पंडित जी का ध्यान जाता है तो उन सभी बच्चों में से एक बच्चा था जो हमेशा गायब रहता था, वो वैसे ही हूबहू मंत्र बोले जा रहा था जैसे पंडित जी। पंडित जी ये बात देखकर काफी हैरान होते हैं, खुश भी होते हैं कि इसको इतनी नॉलेज। उसको कहते हैं कि बेटा इधर आ। बेटा धीरे धीरे आता है और आकर पास बैठ जाता है, हंसने लग पड़ता है देखकर। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें इतनी नॉलेज कहाँ से आई? तो वो बेटा कहता है ये तो कुछ नहीं है, आप कहें तो जो आप पढ़ रहे हैं, मुझे ज्ञात है कि आपको इस शास्त्र का सिर्फ 10% ही आता है, मैं आपको 100% सुना सकता हूँ। पंडित जी का बेटा सकुचाता है और हंसता है कि बेटा कॉन्फिडेंस तो अच्छी होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चा एक ऐसा श्लोक बोलता है, एक ऐसा मंत्र बोलता है जो पंडित जी अभी सीख रहे थे इस उम्र में, और वो उस बच्चे से सुनते हैं जो उनकी उम्र से काफी छोटा था, और वो बिल्कुल साफ शब्दों में वो जपे जा रहा था। पंडित जी को बात अटपटी लगती है लेकिन वो डर जाते हैं, उनको कुछ आभास हो रहा था, वो ठीक था गलत था इसका पता नहीं, लेकिन वो बच्चा उठता है और वो जाना शुरू कर देता है बाहर की तरफ। उसको कोई रोकते हैं, वेद प्रकाश जी बेटा कहाँ जा रहे हो? पंडित जी भी रोकने की कोशिश करते हैं। पता नहीं एक कैंची कहाँ से आती है उसकी जेब में, वो कैंची निकालता है और चलते चलते अपना सर मुंडता है, सबके बाल काट देता है। अब वो बच्चा सारे ही उस छोटे से स्कूल में काफी अजीब हो चुका था। एक रात वेद प्रकाश जी का दरवाजा खटखटाए जाते हैं बच्चे। वो कहते हैं कि हमें उससे डर लग रहा है जो वो छोटा सा बच्चा था। पंडित जी वेद प्रकाश जी कहते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं कि हमारे कमरे के सारे बेड हिल रहे हैं। पंडित जी, वो भी पंडित जी थे, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है और कुछ मंत्र बड़बड़ाया जा रहा है। जब वेद प्रकाश जी उस कमरे में जाते हैं, हॉल में जाते हैं जहाँ पर सब बच्चों के सोने का प्रबंध किया गया था, तो सारे बेड आसपास इधर उधर हिले हुए थे और इतने भारी बेड थे कि ये बच्चे हिला नहीं सकते थे, और वो बच्चा आराम से सो रहा था। अब जब ये सब कुछ होता है तो वेद प्रकाश जी भी डर जाते हैं। गनीमत थी कि अगले दिन जो बेटे थे, जो पंडित जी थे, मेन पंडित जी थे, वो आ जाते हैं क्योंकि उनके बेटे ने सभी बात बताई थी। और जब वो बेटे से मिलते हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती होगी हो तो आप बताइए। जब ये बात सुनते हैं वेद प्रकाश जी तो ये पहले तो फील करते हैं कि ये क्या दिक्कत है। कुछ देर वार्तालाप करने के बाद अब वेद प्रकाश जी को भी ज्ञात हो चुका था कि वो बच्चा कौन था। वो बच्चा तो नॉर्मल था लेकिन उस बच्चे में ब्रह्म राक्षस आ चुका था, क्योंकि वो जो जगह थी जहां पर जाने के लिए मना किया गया था किसी जमाने में, वहां पर पीपल का पेड़ था, उसको काट कर इस इमारत को तामीर किया गया था, इसलिए ये इमारत में कोई बस नहीं सका। और कहीं ना कहीं वो ब्रह्म राक्षस की आत्मा इस बच्चे में आ चुकी थी। अब पंडित जी के मिन्नतें करने की वजह से वो ब्रह्म राक्षस उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ के साथ ही उसने ये भी कहा कि इस इमारत को खाली कर दो। मान ली गई बात। वेद प्रकाश जी ने कहा कि ठीक है, हम कर देंगे खाली।
पंडित जी कहते हैं चलो ठीक है, वादा जरूर निभाना। लेकिन वेद प्रकाश जी के मन में लालच आ गया। लालच नहीं कह सकते, उनके मन में एक आ गया कि भाई इतनी मुश्किल से इमारत को मैंने ठीक कराया, अब पता नहीं क्या बात है। हाँ, मैं वहाँ पर बिल्कुल सख्ती कर देता हूँ, वहाँ पर कोई नहीं जाने दूंगा। पंडित जी को भी नहीं बताते कि मैं इमारत खाली करने के मूड में नहीं हूँ। अब वो पंडित जी बाहर आते जाते रहते थे, उनका काम तो यहाँ तक ही था कि समझाएंगे, समझना ना समझना किसी की मर्जी होती है। एक आधा महीना बीतता है तो फिर हवन यज्ञ होता है, और इस बार वेद प्रकाश जी उनके बेटे को भी बुलाते हैं, क्योंकि बुलाते तो पता लग जाना था कि अभी इन्होंने खाली नहीं किया। अब हवन यज्ञ हो रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। कुछ ही समय बाद सारे के सारे हॉल में जितने भी बच्चे थे, सभी के सभी एक स्वर में वो मंत्र पढ़ने लग पड़ते हैं। जो मंत्र पंडित जी पढ़ रहे थे वो बहु वैसे। जब ये नज़ारा वेद प्रकाश जी ने देखा, उसी समय उन्होंने, जब यज्ञ खत्म हुआ तो उस बिल्डिंग को राम राम कहा, छोड़कर चले गए। उसके बाद कहा जाता है कि जो ये कमरे थे जहाँ पर कभी पीपल हुआ करता था, उसने फिर अपनी जगह को क्लेम कर लिया, और ये बिल्डिंग फिर लावारिस हो गई। आज तक लावारिस है, ना ही ये गिरती है, ना ही ढहती है, और ना ही ये आबाद होती है। बस एक दरमियानी सी पोजीशन में बैठी है। शायद आने वाली कई सदियों तक ऐसे ही रहेगी, जब तक इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ के साथ ही जो आप कहानियां हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अब जो कहानियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है मेरे से शेयर करना, और जो आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप देख रहे हैं, साथ के साथ ईमेल आईडी, इंस्टा, इन तीनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप इन तीनों में से किसी फॉर्म पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। और साथ के साथ ही अगर आप चाहें तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कम्युनिटी क्या है, एक कम्युनिटी को क्रिएट किया गया है मेरी तरफ से, जिसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मेरा और जो व्यूअर्स का एक ब्रिज है, वो सिर्फ कमेंट्स ही है। हमने कोई भी इंटरेक्शन करनी है तो वो कमेंट्स के अलावा कुछ और हो नहीं सकती। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम आमतौर पर बातें भी कर सकें, ना ही सिर्फ मैं बल्कि जो व्यूअर्स हैं वो भी आपस में। तो वो कम्युनिटी को मैंने बनाया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा ज्वाइन करने का, आप ज्वाइन कीजिए। और आपसे गुजारिश है कि जो ये कम्युनिटी है आप इसको अपने घर ही समझिए, और आप जैसे घर में रहते हैं शरारतें जरूर करते होंगे, लेकिन बदतमीजी तो किसी से नहीं करते, ये मेरा पूरा यकीन है। गाली गलौज तो करते ही नहीं होंगे। ऐसे ही ये कम्युनिटी भी है, ये घर की तरह है, और यहाँ पर आप अपने हर एक कम्युनिटी मेंबर को अपने पारिवारिक सदस्य ही समझिए और उसी तरीके से बिहेव कीजिए। अगर कोई टॉक्सिसिटी मुझे महसूस हुई, कोई गाली गलौज, कोई बदतमीजी, तो उनको बिना सूचित किए इस परिवार से निकाल दिया जाएगा। कोई भी वसीयत उनके नाम की नहीं जाएगी, वैसे भी है नहीं। खैर, आई होप आज का जो किस्सा है आपको बेहद पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड।